हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंडियन थिंकर एम.एन. श्रीनिवास को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने इंडियन थिंकर की सीरीज में ऑलरेडी बहुत सारे इंडियन थिंकर को कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में पायनियर्स ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी इंडियन थिंकर की प्लेलिस्ट है, उसमें आप देख सकते हैं। हमने फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी जीएस कुरियन, इसके अलावा टी.एन. मजूमदार, डी.पी. मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी, इरावती कर्वे, आई.पी. देसाई, इन सब की वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी चैनल पे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। और इन इंडियन थिंकर, ये जितने भी इंडियन थिंकर हैं बहुत ही वेल नोन है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो उन्हें आप पढ़ सकते हैं। बट आज के वीडियो लेक्चर में हम एक और फेमस थिंकर हमारे सोशियोलॉजी में है, एम.एन. श्रीनिवास, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एम.एन. श्रीनिवास, इनका पूरा नाम था मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास। ये बहुत ही ज़्यादा आपके सोशियोलॉजी में मोस्ट प्रोमिनेंट थिंकर में आते हैं, इंडियन थिंकर में। और इन्हें हम जानते हैं इनके रूरल स्टडीज़ के लिए। इसके अलावा इन्होंने कास्ट सिस्टम, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, डोमिनेंट कास्ट, ये सब जो इन्होंने काम किया है उसके लिए इन्हें जाना जाता है। मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास इनका पूरा नाम था। इसके बाद आता है इनका जन्म कब हुआ, इनका बर्थ। तो ये हुआ था 16 नवंबर 1916 को मैसूर में। इनका जन्म हुआ था 16 नवंबर 1916 को मैसूर, कर्नाटक रीजन में। इनकी डेथ हुई 20 नवंबर 1999 को बैंगलोर। 30 नवंबर 1999 को बैंगलोर में इनकी डेथ हुई। अब आती है उनकी इम्पॉर्टेंट बुक्स, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी थी, तो उसमें से उनकी इम्पॉर्टेंट बुक्स आती है। इन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी थी, इससे पहले मैं इनके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूँ कि इन्होंने अपना जो ग्रेजुएशन था वो मैसूर यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया था। और 1944 में इन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी में जी.एस. कुरियन के गाइडेंस में अपनी पीएचडी कंप्लीट की, जिसका कि टाइटल ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कोक्स ऑफ साउथ इंडिया। ये इनका पीएचडी टाइटल था, इस पे इन्होंने पीएचडी की थी। इसके अलावा ये हायर एजुकेशन के लिए उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए थे, इंग्लैंड। उसके बाद ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट, आपके नाम सुना होगा आपने, रेटक्लिफ ब्राउन और इवांस प्रचार्ड, उनसे भी ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए, उनसे मिले ये। उसके बाद अगर इनकी हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो ये 1948 से शुरू होती है। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इंडियन लेक्चरर के रूप में अपॉइंट हुए। लगभग 3 साल वहाँ पे काम किया इन्होंने। उसके बाद फिर ये वापस आ गए और इन्होंने महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा में आए और फिर भी वहाँ उन्होंने बहुत दिन तक नहीं रहे। उसके बाद ही दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में सोशियोलॉजी के प्रोफेसर हुए 1959 के अराउंड। और फिर क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था, इस वजह से ये इंडिया में ही नहीं, ये बाहर में इन्हें लोग बहुत जानते थे। 1961 में इन्होंने एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी इंग्लैंड में ऑनर फेलो के लिए इनको नियुक्ति मिली। और उसके बाद ये जो थे, ये सम्मान जो मिला इनको ऑनर फेलो का, इसके लिए श्रीनिवास जो थे वो पहले इंडियन हमारे सोशल साइंटिस्ट थे। इसके अलावा 1963 में इन्होंने बर्कली यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में टैगोर लेक्चरर के रूप में नियुक्त किया गया इन्होंने। और लगभग 83 इनकी एज थी इनकी डेथ के टाइम, तो लगभग 83 ईयर्स की एज में 30 नवंबर 1999 को बेंगलोर में इनकी डेथ हुई। ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी इनके बारे में। अब देख लेते हैं इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स, इन्होंने कौन सी बुक्स वगैरह लिखी हैं। तो लगभग अगर हम देखें तो लगभग इन्होंने 18 बुक्स लिखी थी, जिसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट आपके सामने हैं। फर्स्ट है इनका मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर। आपको पता है कि उनका बर्थ मैसूर का था, तो मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर इन्होंने लिखा, जो कि पब्लिश हुई है 1948 में।
इसके अलावा रिलीजन एंड सोसाइटी एंड द कोर्स ऑफ साउथ इंडिया ये 1952 में पब्लिश हुई थी, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इन्होंने जीएस कुरिए के गाइडेंस में पीएचडी की थी और ये इनका पीएचडी टाइटल था। एग्जाम्स में आपसे बुक्स के अलावा पीएचडी टाइटल्स भी पूछे जाते हैं कि इन्होंने अपना जो शोध किया था या जो रिसर्च किया वो किस टॉपिक पे किया था, तो वो स्पेसिफिक टॉपिक पे आपसे पूछे जाते हैं। पब्लिकेशन ईयर भी बुक्स के पूछे जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इन्हें नोट डाउन करिए। नेक्स्ट बुक है इनकी इंडियाज़ विलेज, जो कि 1955 में पब्लिश हुई थी। बुक्स से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे आपसे ये पूछेगा कि हु रोट द बुक इंडियाज़ विलेज, ये जो इंडियाज़ विलेज बुक है वो किसने लिखी है। ऑन द अदर हैंड इसके अलावा एक ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसमें से कौन सी बुक एम.एन. श्रीनिवास की है या कौन सी बुक एम.एन. श्रीनिवास की नहीं है। तो जब है पूछेगा तो बट ऑब्वियस है कि एक ही ऑप्शन राइट होगा, एक ही बुक ऐसी होगी 4 ऑप्शंस में से जो कि उस थिंकर की होगी। बट जब वही पूछा जाएगा तो 3 बुक्स उनकी होगी और एक नहीं होगी। तो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान से करनी है। तो बुक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सारे के सारे नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज। ये भी इम्पॉर्टेंट बुक थी, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज, जो कि पब्लिश हुई थी 1962 में। नेक्स्ट है उसके बाद सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, ये काफ़ी बार पूछी जाती है, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, जिसका कि पब्लिकेशन ईयर है 1966। इसके बाद रिमेंबर्ड विलेज है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1976। इसके बाद है इंडिया सोशल स्ट्रक्चर, 1980 में पब्लिश हुई। नेक्स्ट है माई बड़ोदरा डेज, 1981। नेक्स्ट है डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेज, 1986। द कोहेसिव रोल्स ऑफ संस्कृताइजेशन, 1989। नेक्स्ट है विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड, 1996। एंड इंडियन सोसाइटी थ्रू पर्सनल राइटिंग भी है 1996। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी, उसके अलावा भी और है बट ये इंपॉर्टेंट है, ये आप स्किप नहीं कर सकते। अब इनको याद करने का एक पैटर्न है जो मैं बताऊँ आपको, कि जब हम किसी भी थिंकर के कंसेप्ट को, अगर हमें पता है कि इस कंसेप्ट के बारे में लिख रहे हैं, तो भी हम उसे याद रख सकते हैं। जैसे कि डोमिनेंट कास्ट की बात एम.एन. श्रीनिवास ने की है, तो डोमिनेंट कास्ट एंड अदर रेसेस इन्होंने लिखा होगा। ये थोड़ा सा एक आप कीवर्ड के थ्रू इससे याद कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे संस्कृताइजेशन के बाद भी एम.एन. श्रीनिवास करते हैं, तो संस्कृताइजेशन की बुक होगी उनकी। इंडिया के सोशल स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने लिखा है, मॉडर्न इंडिया की कास्ट के बारे में, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, तो ये सारे इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं। हम देख लेते हैं अब इनके कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स को, सॉरी अब इनके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो बुक्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, ये सारी ही आपको लर्न करनी है और इनको नोट डाउन कर लेना है। इसके अलावा इनसे किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया। अब हम इनके क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने बुक से क्वेश्चन इस बार नहीं डाले हैं, क्योंकि बुक से मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट बुक से क्वेश्चन होगा या कौन सी है नहीं है इस पैटर्न पे, या इसके अलावा मैचिंग में भी बुक से क्वेश्चन आते हैं। एक साइड आपको राइटर दिए होंगे और एक साइड आपको बुक्स के नेम दिए होंगे, आपको मैच करने के लिए आता है। इस तरीके के बुक आते हैं। क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन भी बुक से आते हैं। जब थोड़ा सा पेपर को डिफिकल्ट बनाया जाएगा तो क्रोनोलॉजी बेस्ड एक ही थिंकर की 4 बुक दी जाएंगी और उसमें आपको क्रोनोलॉजी में अरेंज करना होगा, या फिर किसी एक पर्टिकुलर बुक का आपसे पब्लिकेशन ईयर भी पूछता है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पुटअप हो सकते हैं। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। एम.एन. श्रीनिवास इज कंसीडर्ड एज अ सपोर्टर ऑफ विच आइडियोलॉजी और पर्सपेक्टिव। तो अगर हम एम.एन. श्रीनिवास के पर्सपेक्टिव की बात करें कि ये किस परिप्रेक्ष्य का समर्थक या किस विचारधारा के समर्थक माने जाते थे, तो ये संरचनात्मक प्रकारवादी थे, यानी कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव था इनका। इन्होंने अपने स्टडीज़ में स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव को यूज़ किया है। इसके अलावा जैसे हमने लास्ट पढ़ा था, जीएस कुरियर को हमने पढ़ा, तो वो अपना इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं। राधा कुमार मुखर्जी इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं। इसके अलावा डीपी मुखर्जी आपके मैक्सिकन पर्सपेक्टिव के हैं, मार्क्सिस्ट थे वो। तो ऐसे ही आपके थिंकर्स हैं, सब अलग अलग पर्सपेक्टिव अपनी स्टडीज़ में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फील्ड वर्क बेस्ड स्टडी ऑन द रामपुरा विलेज ऑफ मैसूर एज डन बाय। तो रामपुरा विलेज में जो फील्ड वर्क बेस्ड स्टडी थी ये किसने की थी, तो ये
आपके एम.एन. श्रीनिवास ने ही की थी। आप ये क्वेश्चन भी पूछ सकता था कि आपसे ये तो कि ये जो रामपुरा विलेज में उन्होंने कैसी स्टडी की, तो वो फील्ड वर्क बेस्ड हो गई। इसके अलावा आपसे ये पूछ सकता है कि एम.एन. श्रीनिवास ने किस पर्टिकुलर विलेज की स्टडी की, तो ये रामपुरा विलेज होगा। रामपुरा विलेज कहाँ का था, तो ये मैसूर का था। इस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से भी 2-3 क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं, तो ऐसे आपसे पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रोपाउंडर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट इज कंसीडर्ड टू बी। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि डोमिनेंट कास्ट का यानी कि प्रभु जाति की जो अवधारणा है उसके जन्मदाता या किसने दिया था ये प्रभु जाति का कॉन्सेप्ट, तो ये आपके एम.एन. श्रीनिवास ने भी दिया था ये कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कास्ट विच द लोअर कास्ट इन अ विलेज और रीजन कंसीडर्ड एज देयर मॉडल एंड imitate its behavior pattern is called dominant caste। किसी गांव या क्षेत्र में निम्न जातियां जिस जाति को अपना मॉडल मानकर उसकी व्यवहार प्रतिमानों का अनुकरण करती हैं उसे कहा जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि प्रभु जाति का कंसेप्ट किसने दिया है, तो प्रभु जाति का कंसेप्ट तो एम.एन. श्रीनिवास ने दिया है। बट ये प्रभु जाति होता क्या है, डोमिनेंट कास्ट है क्या? तो डोमिनेंट कास्ट जो है वो किसी भी एक गांव या एक रीजन को आप ले ले, किसी एक क्षेत्र को ले ले, वहाँ पे कुछ निम्न जातियाँ होती है, वो किसी भी एक जाति को अपना एक मॉडल बना लेती है। जैसे कि आपकी अपनी लाइफ में किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को एक मॉडल बना लो और वो जिस तरीके का बिहेव कर रहा है आप उसी तरह से उस चीज़ को फॉलो करने लग जाओ, तो वो जब कास्ट में ये चीज़ होती है तो ये डोमिनेंट होती है। और डोमिनेंट वो होती है जो पर्टिकुलर उस एरिया में नंबर में भी ज़्यादा होगा, पॉलिटिकल पावर और मतलब ऐसे हर चीज़ उनके पास अगर ज़्यादा होगी तो वो उस एरिया की डोमिनेंट कास्ट प्रभु जाति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द टाइम ऑफ श्रीनिवास स्टडी द डोमिनेंट कास्ट ऑफ रामपुरा विलेज वॉज। श्रीनिवास जब वहाँ की स्टडी कर रहे थे रामपुरा विलेज की, तो वहाँ पे डोमिनेंट कास्ट कौन सी थी, तो वहाँ पे ओकलिंगा जो कास्ट थी, ओकलिंगा वहाँ की उस समय डोमिनेंट कास्ट थी। ये भी आपसे पूछ सकता है। सिर्फ ये कि उन्होंने किस विलेज की स्टडी की या डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट दिया, इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि डोमिनेंट जब वो रामपुरा विलेज की स्टडी कर रहे थे तब वहाँ पे जो डोमिनेंट कास्ट थी वो कौन सी थी, तो वो ओकलिंगा थी। नेक्स्ट है एट द टाइम ऑफ श्रीनिवास स्टडी द टोटल पॉपुलेशन ऑफ रामपुरा विलेज। तो जब रामपुरा विलेज की एम.एन. श्रीनिवास स्टडी कर रहे थे तो वहाँ की जो रामपुरा विलेज था वहाँ की टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, तो वहाँ की टोटल पॉपुलेशन जो थी वो आपकी 1523 थी। श्रीनिवास के अध्ययन के समय पर रामपुरा विलेज की कुल आबादी जो थी वो आपकी 1523 यानी कि 1523 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू श्रीनिवास द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डोमिनेंट कास्ट आर। श्रीनिवास के अनुसार प्रभु जाति की मुख्य विशेषता क्या है या किस तरह क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एक प्रभु जाति की। हमने पहले देखा कि मतलब कंसेप्ट किसने दिया या प्रभु जाति होती क्या है। अब आता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। जो संख्या में ज़्यादा होंगे यानी कि न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ होगी और हाई पोजीशन होगी, उनकी कास्ट का स्ट्रेटिफिकेशन जो है उसमें उनकी हाई पोजीशन होगी, लैंड ओनरशिप भी होगी उनके पास यानी कि वो स्वामित्व भी होगा। तो जो आपके नंबर में ज़्यादा हो, जिनके पास ज़मीनें ज़्यादा हो, और जो एक कास्ट का एक स्ट्रेटिफिकेशन है जैसे उनमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का एक स्ट्रेटिफिकेशन है, उस बेसिस पे वो उस एरिया में मतलब वो जो स्ट्रेटिफिकेशन है उसमें वो वहाँ पे हायर पोजीशन पे और लोगों के कंपैरिजन में वो हायर पे, तो वो डोमिनेट। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन इज रिलेटेड। अगर हम संस्कृताइजेशन के प्रोसेस का रिलेशन देखें कि किससे संबंधित होती है, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया किससे संबंधित होती है, तो ये होता है आपका एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, प्रत्याशी समाजीकरण। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन होता क्या है? एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन होता है कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया जैसे डोमिनेंट कास्ट में हम फॉलो कर रहे थे, वही संस्कृताइजेशन का पूरा एक संस्कृताइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो वही होता है। वही एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या होता है, उसमें पर्टिकुलर एग्जांपल अगर हम देखें कि जैसे हम टीचर बनना चाहते हैं तो हमारा एक रोल मॉडल हमने देखा कि अच्छा ये इंसान ऐसा कर रहा है
तो हमने उस चीज़ को फॉलो किया, हम उसी तरह से करने की कोशिश करने लगे। जैसे हम आईएएस बनना चाहते हैं तो हम उस तरीके से अपने आप को वैसे ही सोशलाइज करने लगे। वही होता है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, यानी कि प्रत्याशी समाजीकरण। हम किसी चीज़ को अपना सोच के एक मॉडल बनाने और उसी के हिसाब से आप फॉलो करने लग जाओ चीज़ों को। ऐसा ही संस्कृताइजेशन भी होता है। हमें किसी कास्ट को देखते हैं कि ये मतलब इसकी जो पोजीशन है एरिया में वो अच्छी है, तो इसलिए लोअर कास्ट वाले लोग उस समय उनका मानना ये था कि हम अगर इसके जैसा हम भी बिहेव करने लगेंगे तो हमारा भी एक टाइम पे हम भी जो हमारे जो स्टेटस है सोसाइटी में वो इम्प्रोवाइज हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृताइजेशन इज अ टाइप ऑफ प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज। संस्कृतिकरण जो है वो सामाजिक परिवर्तन की किस तरीके की प्रक्रिया है, किस तरह की प्रक्रिया है? तो ये इंटरनल प्रोसेस है। संस्कृताइजेशन सोशल चेंज का इंटरनल प्रोसेस है। नेक्स्ट है, द प्रोसेस इन विच अ लोअर कास्ट और अ ग्रुप adopts the lifestyle of a higher caste or a group is called संस्कृताइजेशन। वह प्रक्रिया जिसमें कोई निम्न जाति अथवा समूह अपने से उच्च जाति समूह की जीवन प्रणाली को अपना लेता है, उसे ही संस्कृतिकरण कहते हैं। संस्कृताइजेशन क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है जिसमें कि जो लोअर कास्ट होती है वो अपर कास्ट, उससे जो हायर कास्ट है उसकी या उस कास्ट को या पर्टिकुलर ग्रुप का उनका लाइफ स्टाइल को फॉलो करती है। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि संस्कृताइजेशन में हायर कास्ट लोअर कास्ट को कॉपी करती है या लोअर कास्ट हायर कास्ट को फॉलो करती है, तो इसमें राइट होगा आपका लोअर कास्ट हायर कास्ट को फॉलो करती है। और ये किस तरीके का प्रोसेस है? ये इंटरनल प्रोसेस है। Next question here. Initially, the process of Sanskritization was addressed by which name by M.N. Shrivastav? तो प्रारंभ में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को M.N. श्रीवास्तव ने किस नाम से संबोधित किया था या किस नाम से उन्होंने बुलाया था? तो पहले उन्होंने संस्कृताइजेशन को ही ब्राह्मणाइजेशन का नाम दिया था, ब्राह्मणीकरण का। पहले उन्होंने देखा कि लोग जो थे वो लोअर कास्ट के लोग वो ब्राह्मण्स को फॉलो कर रहे थे, तो उन्होंने उसका नाम क्या दिया? ब्राह्मणाइजेशन। बट बाद में उन्होंने देखा कि नहीं, ऐसा नहीं था। हर एक एरिया में एक डोमिनेंट कास्ट थी, ज़रूरी नहीं है वो ब्राह्मण सी हो, बट लोग उसको फॉलो कर रहे थे क्योंकि वो उनके एरिया में हाईएस्ट थी, उनको अच्छा स्टेटस मिला हुआ था सोसाइटी में, तो लोग उन्हीं के जैसा बनना चाह रहे थे। तो वो था एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। उन्हीं के जैसा बनना होता है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। तो वो जो प्रोसेस हो गया वो क्या हो गया? संस्कृताइजेशन। पहले क्या था? ब्राह्मण्स को फॉलो कर रहे थे इसलिए वो ब्राह्मण है। नेक्स्ट है, द प्रोसेस थ्रू विच कास्ट मोबिलिटी ऑफ एनी कम्युनिटी कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड। वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से किसी समुदाय की जातिगत गतिशीलता को मापा जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे संस्कृताइजेशन कहते हैं। ये भी संस्कृताइजेशन का ही डेफिनेशन है। ये प्रोसेस इसमें कास्ट मोबिलिटी को मेजर किया जाता है, तो वो क्या है? संस्कृताइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेंडेंसी ऑफ अपर कास्ट टू गिव अप द सीक्रेट थ्रेड एंड eat non-vegetarian food reflects the process of change। उच्च जातियाँ जो यज्ञोपवीत, यानी कि वो जो एक यज्ञोपवीत आपको बताया कि क्या होता है कि आपके ब्राह्मण्स में होता है, उसको त्याग दे और मांसाहार करने की प्रवृत्ति अगर वो अपनाने लग जाए, तो ये चेंज का कौन सा, परिवर्तन की कौन सी प्रक्रिया है? ये होता है असंस्कृतिकरण या फिर डिसंस्कृताइजेशन। संस्कृताइजेशन में क्या था? संस्कृताइजेशन में लोअर कास्ट हायर फॉलो कर रही थी, वो उनके जैसा बनना चाह रही थी। बट इसमें क्या है? इसमें ऑपोजिट हो गया। तो क्या हो गया? वो जो आप यज्ञोपवीत, जो सैक्रेड थ्रेड है या यज्ञोपवीत जो है उसको वो त्याग रहे हैं, उसे नहीं पहन रहे हैं और वो नॉन वेजिटेरियन वगैरह चीज़ें खा रहे हैं, वो चीज़ें वो फॉलो कर रहे हैं। तो ये क्या है? डिसंस्कृताइजेशन है। नेक्स्ट है, who contributed to develop the process of westernization as a systematic concept। पश्चिमीकरण की प्रक्रिया को एक व्यवस्थित अवधारणा के रूप में विकसित करने में किसने योगदान दिया है? तो वेस्टर्नाइजेशन का भी कंसेप्ट जो है वो कौन देता है? M.N. श्रीवास्तव ये बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू रोम
Srinivas attributed utmost important as a model of the process of westernization. तो पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के मॉडल के रूप में श्रीनिवास को किसके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है? तो वो था आपका भारत में ब्रिटिश शासन। वेस्टर्न एस्पेक्ट की बात अगर हम करते हैं तो कहीं ना कहीं वो वेस्टर्न कल्चर जब आया, जब यहाँ पे ब्रिटिश रूल आया इंडिया में, तभी तो वेस्टर्न कल्चर आया यहाँ पे। वो लोग जब यहाँ पे आए तब यहाँ पे वेस्टर्न धीरे धीरे आया। क्योंकि आपने अगर पहले देखे, अगर हम क्लोथ्स में ही देखें तो पहले यहाँ का जो ट्रेडिशनल था, जो ट्रेडिशनल लोग थे वो ज़्यादातर फीमेल्स थी, वो साड़ी और ये सारी चीज़ें पहन रही थी। और ऑन दी अदर हैंड जो मेल्स थे वो कुर्ता, धोती, पजामा ये सारी चीज़ें पहनते थे। बट वेस्टर्न इफेक्ट पाया, वो लोग पैंट शर्ट जीन्स वगैरह पहनते थे, तो उसी का ही इफेक्ट है वो वेस्टर्नाइजेशन है। तो जब ब्रिटिश रूल आया उसके बाद यही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है, इन द व्यू ऑफ श्रीनिवास द प्रोसेस ऑफ वेस्टर्नाइजेशन इन इंडिया बिगिन। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। श्रीनिवास के अनुसार भारत में पश्चिमीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? तो ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, जब ब्रिटिश का शासन आया, इसीलिए ये संस्करण आपका जो वेस्टर्नाइजेशन का प्रोसेस है वो शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर रिलेटेड विद वेस्टर्नाइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन से क्या रिलेटेड है? तो वेस्टर्नाइजेशन में एगैलिटेरियन सोशल सिस्टम की बात होती है, वहाँ पे रेशनल थिंकिंग की बात की जाती है और ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़ होते हैं। पश्चिमीकरण में समतावादी सामाजिक व्यवस्था की बात होती है, वहाँ पे रेशनल थिंकिंग यानी तर्क संगत सोच के हम किसी भी चीज़ में तर्क देते हैं कि ये चीज़ इसलिए सही है, और मानवतावादी ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़ को भी इम्पॉर्टेंट दी जाती है। नेक्स्ट है, वेस्टर्नाइजेशन इज रिलेटेड टू विच वैल्यूज़। वेस्टर्नाइजेशन कौन सी वैल्यूज़ से रिलेटेड है? तो वहाँ पे ह्यूमैनिज्म यानी कि मानवतावाद और बुद्धिवाद या फिर तर्कवाद को दिया गया है, रैशनलिज्म। हम इससे पहले हम बहुत ज़्यादा रैशनल हो रहे थे, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा रिजल्ट थे उन चीज़ों को लेके। तो जब वेस्टर्न इफेक्ट आया तो बहुत चीज़ें बदली है। पहले जैसे रिलीजन को लेके ही लोग बहुत रिजल्ट थे, बट अभी क्या है, लोग उसमें एक रैशनल वो दे देते हैं अपना वो कि ऐसा ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है, तो ये चीज़ें हम कह पाते हैं उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम कास्ट को लेंगे तो पहले लोग कास्ट को लेके बहुत रिजर्व थे, अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। और धीरे धीरे वेस्टर्नाइजेशन आने की वजह से क्या हुआ, ये चीज़ों में आपने बदलाव देखा है। अब आप लोग ये कहते हैं कि अगर साथ रहने में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, सब इक्वल की बात होती है, इगैलिटेरियन की बात होती है, सब इक्वल है, सब ह्यूमन्स है, सब बराबर है, इस तरीके के हम जो है वो तर्क देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्टर्नाइजेशन में बी टर्म्ड विच टाइप ऑफ कंसेप्ट। तो वेस्टर्नाइजेशन को अगर हम किस तरीके की अवधारणा कहेंगे तो ये एक न्यूट्रल कंसेप्ट है, ये एक तटस्थ अवधारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैरेक्टरिस्टिक्स रिफ्लेक्ट द नेचर ऑफ वेस्टर्नाइजेशन। तो अगर हम कौन सी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी वेस्टर्नाइजेशन की, तो पश्चिमीकरण की प्रकृति को कौन कौन सी चीज़ें, तो हम न्यू टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, नई टेक्नोलॉजी आ गई, नई तकनीकी, तर्क संगत शिक्षा, रेशनल एजुकेशन और सोशल इक्वालिटी की बात आई, समानता की बात आ गई। पहले बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी की बात हुई थी, बट वेस्टर्नाइजेशन के बाद इक्वालिटी वाली चीज़ें आई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्टर्नाइजेशन इज अ टाइप ऑफ फैक्टर ऑफ सोशल चेंज। तो वेस्टर्नाइजेशन किस टाइप का फैक्टर है सोशल चेंज का? ये एक्सटर्नल है, ये बाह्य कारक है। पश्चिमीकरण सामाजिक परिवर्तन का किस तरीके का कारक है? तो ये बाह्य कारक है। ऑन दी अदर हैंड जब बात आती है कि संस्कृताइजेशन की, वो कैसा? संस्कृताइजेशन इंटरनल था और वेस्टर्नाइजेशन क्या है? एक्सटर्नल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, द टर्म सेक्युलराइजेशन implies that what was previously regarded as religious is not ceasing to be the same. Who said this? लौकिकीकरण शब्द का तात्पर्य है कि जिसे पहले धार्मिक माना जाता था उसे अब वैसा नहीं माना जाता। ये किसने कहा है? तो ये एम एन श्रीनिवास की डेफिनेशन है सेक्युलराइजेशन की। सेक्युलराइजेशन आपको पता है, सेक्युलर वर्ड जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल में भी ऐड किया गया था बाद में अमेंडमेंट के थ्रू। सेक्युलराइजेशन को हम वैसे धर्मनिरपेक्षता से समझते हैं, बट एम एन श्रीनिवास जो है वो उसको लौकिकीकरण बताते हैं। और लौकिकीकरण जो है वो उसका डिफरेंस है दोनों में। लौकिकीकरण और धर्मनिरपेक्षता में हम बात कर रहे थे कि जो सारे रिलीजन है वो इक्वल की बात करते हैं, सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, बट
लौकिकरण को जब एम एन श्रीनिवास डिफाइन करते हैं तो वो ये कहते हैं कि जैसे पहले बहुत ज़्यादा रिलीजियस माना जाता था, उसे अब वैसा नहीं माना जाता। ये इन्होंने डिफाइन किया है स्पेसिफिकली सेक्युलराइजेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द थिंकर हु प्रेजेंटेड द कंसेप्ट ऑफ सेक्युलराइजेशन एज अ प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज। तो लौकिकरण की अवधारणा को सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में किसने बताया है? एम एन श्रीनिवास ने बताया है। सेक्युलराइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, संस्कृताइजेशन, ये तीनों ही एम एन श्रीनिवास के कंसेप्ट है। अकॉर्डिंग टू श्रीनिवास, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सेक्युलराइजेशन इज, अगर श्रीनिवास लौकिकरण के आवश्यक तत्व बताते हैं या इसेंशियल एलिमेंट बताते हैं तो वो क्या है? वो है आपका तर्कवाद या फिर रैशनलिज्म। ये आपके रिलीजियस बिहेवियर जो था, यानी कि जो हमारा धार्मिक व्यवहार है उसमें हम तर्क की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ सेक्युलराइजेशन व्हिच एलिमेंट इज बीइंग एडेड विद पिलग्रिमेज। लौकिकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप तीर्थ यात्रा के साथ कौन सा शब्द या कौन सा तत्व जोड़ रहा है? तो जब सेक्युलराइजेशन की बात आती है तो पहले पिलग्रिमेज वर्ड यूज होता था, पिलग्रिमेज की बात करते हैं, तीर्थ यात्रा की बात। बट अभी क्या है, टूरिज्म वर्ड आ गया है, पर्यटन वर्ड जुड़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच चेंजेस आर रिलेटेड विद द प्रोसेस ऑफ सेक्युलराइजेशन। लौकिकरण की प्रक्रिया से कौन कौन से परिवर्तन जो है वो संबंधित हैं? तो पहला आता है रिडक्शन इन रिचुअल्स। जो रिचुअल्स थे, अनुष्ठान थे, उनमें कमी आ गई। डिक्लाइन इन कास्ट हायरार्की, जो कास्ट के लिए जो लोग बहुत ज़्यादा हायरार्की जो चीज़ें थी, तो कि ब्राह्मणी सबसे ऊपर, फिर वैश्य शूद्र, तो वो चीज़ें है, वो जाति का पदानुक्रम जो है वो उसने गिरावट आई है। चेंज इन द ट्रेडिशनल बिलीफ, जो लोग पवित्र चीज़ों से लेकर पारिवारिक जो उनकी अपनी पारंपरिक मान्यताएं थी उसमें परिवर्तन आया है। तो ये कुछ आपके सेक्युलराइजेशन की वजह से चेंजेस आए हैं। चेंजेस इन द ट्रेडिशनल बिलीफ रिलेटेड टू सेक्रेड, जो सेक्रेड चीज़ें, पवित्र चीज़ें हैं जितना हम पहले मानते थे, अब वो चीज़ें उस तरीके के नहीं रह गई हैं। ये श्रीनिवास अपने सेक्युलराइजेशन के कंसेप्ट में बताते हैं। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये एम एल श्रीनिवास से रिलेटेड क्वेश्चन थे। मैंने ज़्यादातर चीज़ें इस पर कवर करने की कोशिश की है। ऑलमोस्ट मैंने इसमें एम एल श्रीनिवास की जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कवर की। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। एंड कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।